हम सभी इतिहास का पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब इस पाठ को आगे हम लोग शुरू करते हैं। इस पाठ में सबसे ऊपर में जो आप लोग चित्र देख रहे हैं उसे 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम फ्रेडरिक सारियू था उनके द्वारा यह निर्मित है। यह चित्र 4 चित्रों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रही है। इसमें चित्रकार ने अपने जनतांत्रिक तथा सामाजिक गणतंत्रों की भावना को बहुत ही सुंदर तरीके से उतारा है। इस चित्र में आप सभी देख रहे होंगे कि सभी लोग स्वतंत्रता की देवी जो एक महिला के रूप में है उसकी वंदना कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा पिछली कक्षा में हमने यह बताया था कि क्रांति के समय में एक स्वतंत्रता की देवी की पूजा हुआ करती थी। तो क्या आप लोगों को याद है कि किस राष्ट्र के लोग उस देवी की वंदना करते थे? चलिए मैं उस पर आप लोगों को ध्यान दिलाता हूँ कि वह राष्ट्र था फ्रांस। फ्रांस के लोग जब क्रांति में अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे तो उस समय स्वतंत्रता को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वही स्वतंत्रता की प्रतिमा मूर्ति एक बन गई। उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब थोड़ा सा एक प्रकाश डाला जाए तो जो स्वतंत्रता की देवी हैं, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, उनके एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में एक पुस्तक है। जो उनके एक हाथ में मशाल है उसे हम ज्ञानोदय कहते हैं और जो दूसरे हाथ में पुस्तक है उसे मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके अलावा आप इस चित्र में अन्य राष्ट्र समूहों की पहचान उनके द्वारा अपनाई गई प्रतीक चिन्हों से भी कर सकते हैं। जैसे फ्रांस जो अपने तिरंगे झंडे से पहचाना जा रहा है। इसके बाद काला लाल सुनहरे झंडा थामे हुए जर्मनी के लोगों को भी आप इसमें देख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें एक फ्रांसीसी दार्शनिक है अर्नेस्ट रेनन। उन्होंने अपने अनुसार राष्ट्र क्या है उस पर प्रकाश डाला था। रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार को नहीं मानते थे कि राष्ट्र जो है एक समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र के अनुसार बनता है। वो इस बात से कतई भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे। उनके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में यह एक समान इच्छा का संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। उस राष्ट्र के प्रांत उसके निवासी होते हैं और सलाह लिए जाने के लिए किसी का अधिकार है तो वह सिर्फ वहाँ के निवासी का है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेनन जो है राष्ट्र को किस तरीके से देखते हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे। जो इसका पहला प्रमुख बिंदु है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। पिछली कक्षा में फ्रांस की क्रांति के बारे में आप सभी ने खूब अच्छे से पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई और इसी क्रांति में राष्ट्रवाद की पहली झलक भी देखने को मिली थी। जैसा कि फ्रांस की क्रांति में आप लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर एक निरंकुश राजा का शासन था जिससे वहाँ की पूरी जनता त्रस्त हो चुकी थी। परंतु क्रांति के पश्चात वहाँ राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए जिनसे वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने
अनेक नए कदम उठाए जिनसे सभी वर्गों को राष्ट्र के नाम पर एक माला में बांधने की कोशिश की गई, जैसे पितृभूमि और नागरिक संहिता जैसे विचारों को देना, संविधान के अंतर्गत सभी को एक समान अधिकार प्रदान करना, राजध्वज के स्थान पर नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाना, स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन करना। इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को, जो भी ये नए कदम उठाए गए हैं, यह सभी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इन सब चीज़ों को राष्ट्रवाद तक पहुंचने में यह उसकी भूमिका है। तो आप इन सभी के बारे में विशेष तौर पर जानने के लिए एक बार आप लोग फ्रांस की क्रांति को, जो पिछली कक्षा में था, उसे ज़रूर एक बार से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो गृह कार्य इस पाठ से संबंधित आप सभी को दिया गया है, वह गृह कार्य आप सभी जल्द से जल्द करके अपनी कॉपी में लिख करके उसकी फ़ोटो अपने ग्रुप पर भेजें, जिसे चेक किया जा सके।